जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स जोन में। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 के मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो अध्याय प्रथम से संबंधित है, जिस अध्याय का नाम है संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर से बार बार मैट्रिक परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन तमाम प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो मैं वादा करता हूं कि आप अपना कीमती समय हमारे आर्ट जोन को दीजिए, मैं इसके बदले सफलता दिलाऊंगा। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग जो अभी तक हमारे आर्ट जोन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। मैं ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ इंटर व मैट्रिक दोनों क्लासेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। मैं बता दूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन आपको दिन में 10 बजे आपको आर्ट जोन पर मिल जाएगा। वह इंटरमीडिएट के लिए आपको रात में 8 बजे आपको प्रतिदिन इस पे देखने को मिल जाएगा। तो जोड़ लीजिए आप तमाम उन छात्र छात्राओं को जो इस बार मैट्रिक व इंटर में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसे अध्याय के प्रथम क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा मैं संसाधन के ऊपर बता दूं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो आप सभी ने ये परिभाषा सुना होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध परिभाषा है। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले जितने भी जीव जंतु, जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वे सभी के सभी क्या है, संसाधन कहे जाते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग संसाधन और उसके उपयोग से संबंधित प्रश्न को करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन के नीचे देख भी गए हैं कि अंडरलाइनिंग करके बताया हुआ है कि यह प्रश्न कितना बार आपसे पूछे हुआ है ना। तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो हम दोस्तों अगर बात करें नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव और अजैव, तो कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। अब यहाँ पे मैं चर्चा यह कर देना चाहता हूँ कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है, जो आने वाले वक्त में जिसका भंडारण खत्म हो जाए, जिसका भंडारण सीमित है। जबकि नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनको पुनः भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है, तो वह नवीकरणीय संसाधन है। जैव संसाधन के बारे में बता दें, जैव और अजैव का जो संबंध है वो सजीव और निर्जीव के जैसा संबंधित है। तो दोस्तों कोयला जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। अगर हम सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो संसाधन का जो प्रकार है वह संसाधन में पुनः पूर्ति योग संसाधन है। पुनः पूर्ति योग संसाधन मतलब जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है। तो इसका तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो तट रेखा से जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो कहलाते हैं वह 200 किलोमीटर के क्षेत्र जो होते हैं वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह बी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू जो होते हैं, लुटेरा जो होते हैं, उनका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है। आखिर वो जो लूट खसोट करते हैं तो हमारे संसाधनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संसाधनों का संग्रहण से नहीं, ये नहीं हो सकता है। संसाधनों के विदोहन से कुछ हद तक ये सही है। आते हैं अगले
ऑप्शन को देखते हैं, संसाधन के नियोजित दोहन से नहीं, वो नियोजित ढंग से दोहन उनका नहीं करते, बर्बादी नहीं करते, बल्कि विदोहन करते हैं, उनकी बर्बादी जो करते हैं, है ना, वो सिस्टम से बाहर आके करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ विदोहन करके इसको ना सही कर दिया है, जो कि डाकू जो है हमारे अर्थव्यवस्था को ना विदोहन करने का काम करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किसी क्षेत्र के तक संपदा निहित है। तो राजनीतिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र के लिए खनिज संपदा का क्षेत्र बांट दिया गया है। तो जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा 9.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम का भी भंडार सीमित है और आने वाले वक्त में यह भी समाप्त हो जाएंगे। तो हमने कहा कि जिसका भंडारण सीमित है वह अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का अर्थ क्या हुआ, जिसको पुनः से नवीकरण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि नवीकरणीय का अर्थ यह हुआ जिसको पुनः से नई अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो दोस्तों अगर हम उपजाऊ मिट्टी के बारे में बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर आपका हम बात करें तो वह जंगोड मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछे हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कांगी मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो कांगी मृदा का जो दूसरा नाम है वह है रेगुर मिट्टी। अगर आपसे पूछे दे कि कांगी मृदा में कौन सी खेती सर्वाधिक होती है तो कपास की खेती। कैसी खेती, कपास की खेती कांगी मृदा में सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो कांगी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। अगर हम मरुस्थलीय मृदा के विकास के बारे में बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हुआ है और इसका सबसे बड़ा रीजन है पेड़ों की कटाई। एक समय था कि राजस्थान भी फंगता फुंगता राज्य था, वहाँ पे भी पेड़ पौधों की कमी नहीं थी, मगर अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन के पेड़ पौधे का दोहन होने से आज भी राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार काफ़ी तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है वह कृषि आज भी उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या है, भूमि के स्तर में गिरावट आना, भूमि के जो गुणवत्ता के जो स्तर है उसमें गिरावट आना। तो आज पंजाब राज्य का है ना भूमि निम्नीकरण हुआ है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह अधिक सिंचाई हो जाएगा। अधिक खेतों की सिंचाई करने से भूमि का निम्नीकरण का कारण हो सकता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक खेतों की सिंचाई भी उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है और क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन में बता भी दिया कि कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो होती है दोस्तों कांगी मिट्टी। और कांगी मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, और अभी तक जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको भी जोड़ने का कष्ट करें आप लोग। मैं बता दूं कि आपका कल्याण हमारे ही आर्ट्स जोन से होने वाला है, तो जोड़ लीजिए आप तमाम अपने दोस्तों को, जोड़ लीजिए आप तमाम उन रिश्तेदारों को जो इस बार मैट्रिक व इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। दिन में 10 बजे 10th और रात में 8 बजे इंटरमीडिएट के आर्ट्स के उन तमाम विषयों की चर्चा हम करेंगे। जो विषय आपको हार्ड लगता है उन तमाम विषयों को हम बेहतर से बेहतर तैयारी का प्रयास हम आर्ट्स जोन में करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का
क्षरण हो चुका है। क्षरण होना मतलब वह दोहन के बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो आज हमारे भारत के अंदर 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है ना, जो आज क्या हो चुका है, क्षरण की दिशा में हो गया है। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आखिरी वाले जो भी प्रश्न है ना, एक समय के साथ उसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वह 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन क्षमता को कम करने वाला जो रसायन है वो है एंड्रीन। आज हम लोग खेतों में कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए एंड्रीन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह एंड्रीन हमारे एक जीव जो मेढक है उनके प्रजनन क्षमता को कम कर रहा है, और आने वाले वक्त में यह मेढक धीरे धीरे विमुक्त की दिशा में चले जाएंगे, है ना। तो एंड्रीन जो एक ऐसा रसायन पदार्थ है, जो रसायन है ना उनके लिए काफी हानिकारक है। उनके ऊपर हानि इस रूप में छोड़ रहा है कि उनकी प्रजनन क्षमता जो है वह दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर जो कहे थे वह हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, और है कुंग जंग का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो अगर कुंग जंग का अगर हम महासागरों में बात करें तो 95.5% जो जंग है वह कहाँ है? तो महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बृहद क्षेत्र में जंग की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को एक सेकेंड पृथ्वी को कहते हैं, मतलब भारी मात्रा में जंग की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस प्रकार के ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को जो है वह नीला ग्रह कहते हैं। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जब गए थे, है ना, तो उनसे पूछा गया कि पृथ्वी क्या है, तो एक परत के बाद पृथ्वी कुछ हद तक ऊपर से यांत्रिक देखने पर काला और काला के बाद नीला दिखाई पड़ा। तो नीला दिखाई देने का जो कारण बताया गया वह पृथ्वी पर उपस्थित जंग के कारण ऐसा हुआ था। पृथ्वी पर उपस्थित जंग के कारण पृथ्वी जो था वह नीला ग्रह के रूप में दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाए। बिहार में अति जंग दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जंग दोहन, अति मतलब बहुत और दोहन मतलब बर्बादी। तो अति जंग दोहन करने से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है? तो वह जो समस्याएं हैं वह समस्या है हमारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्सेनिक। दोस्तों ये आर्सेनिक क्या होता है, मैं आर्सेनिक के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है, जंग में जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है वो जंग दूषित जंग हो जाता है ना। तो कैसा रहा आपके लिए ये जानकारी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जंग की मात्रा होती है? अगर हम प्राणियों के शरीर में जंग की मात्रा के बारे में बात करें तो प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जो होता है वह जंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? अगर हम वर्ल्ड की जनसंख्या का अगर प्रतिशत के बात करें तो भारत में 60% लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो अगर हम बिहार की नदी घाटी परियोजना की बात करें तो बिहार में जो नदी घाटी परियोजना है उस परियोजना का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। अब ये नदी घाटी परियोजना क्या है? तो नदियों को दिन प्रतिदिन दूषित हुए देख भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ने मिलकर नदी घाटी परियोजना चलाई, जिस नदी घाटी परियोजना के तहत उन तमाम नदियों को सुरक्षित किया जा सके, दूषित होने से बचाया जा सके जो दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रहे थे। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर नदी घाटी परियोजना चलाई थी, है ना। तो बिहार के लिए जो नदी घाटी परियोजना है वह सोन नदी घाटी परियोजना है। तो आते हैं क्वेश्चन 22 को देखते हैं।
भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो दोस्तों अगर 2001 में अगर हम भारत में वनों के विस्तार के बारे में चर्चा करें तो भारत में वनों का विस्तार जो था 2001 में वह 19.27 था, 19.27 था 2001 में, है ना। इसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। अगर वन रिपोर्ट स्थिति 2005 के अनुसार अगर भारत में हम वनों के ऊपर चर्चा करें तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है वह वनों का विस्तार हुआ है। जो आंकड़ा बता रहा है, जो रिपोर्ट बता रहा है वह 2005 के अनुसार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 13 में, 16 में, 18 में, 21 में और 22 में ये बार बार ये क्वेश्चन को रिपीटेड किया है। आखिर ये क्वेश्चन क्या है? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में अगर हम वनों के विस्तार के बारे में चर्चा करें तो बिहार में जो है वह एक 7.1% क्षेत्र में क्या है वनों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60.11%। ठीक है, आइए अब एक नया पेज लेते हैं। अभी तक जो हमारे 8 जून को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर दीजिए और जोड़ लीजिए आप तमाम वो अपने दोस्तों को जो इस बार मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। हमारे 8 जून ही उनको सफलता का मार्ग दिखाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास चलते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करें। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो अगर भारत में वनों का विस्तार के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें जो राज्य है वो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। यानी वन प्रबंधन मतलब व्यवस्था, है ना, वनों को, और संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा। वनों को कैसे व्यवस्थित किया जाए और कैसे उसको सुरक्षित किया जाए, इसलिए वनों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ना। तो सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से, है ना, वनों को जो वर्गीकृत किया गया है वह किया गया है 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आधी आबादी कितनी थी? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल आबादी थी उस समय वह 121 करोड़ थी और उस समय लगभग हम लोग दूसरे स्थान पे थे। मगर आज अगर जनसंख्या के आबादी पर हम लोग बात करें, जनसंख्या के दिशा में अगर हम बात करें तो हम लोग चाइना को पीछे छोड़ के प्रथम नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है कि दिन प्रतिदिन देश में विस्फोटक जनसंख्या बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? FAO एक संस्था है जो वन रिपोर्ट को तैयार करने का काम करता है। तो ये बता रहा है कि 1948 के अनुसार विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पे क्या थे? वन थे। तो विश्व में अगर हम बात करें तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पे वन थे। FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट कब प्रस्तावित किया गया था 1948 में। उस समय जो हमारे विश्व में वनों का जो विस्तार जो था वह 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में था। इसके बाद बड़ा ही मज़ेदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों आप सभी इसको बड़ी ही आसानी से जवाब दे देंगे, मयूर। तो घबराने वाली बात नहीं है, यह मोर और मयूर दोनों एक ही चीज़ है ना। ज़्यादातर बच्चे घबरा गए होंगे कि मयूर क्या होता है। चौरक का संबंध किस देश से था? तो चौरक का जो संबंध था वह भारत से संबंध है, चौरक महोदय का।
चरक महोदय का जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत में से इनका संबंध था। और ये चरक महोदय जो थे यह आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, अगला है एक पेड़ है जिसका नाम है टेक्सोंग। टेक्सोंग का जो उपयोग किया जाता है वो किस बीमारी में किया जाता है? मलेरिया में, एड्स में, टीबी के लिए और कैंसर के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर के लिए। अगर मलेरिया के लिए पूछे किसका प्रयोग किया जाता है तो सिंकोना का पेड़ के जो छाल होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के लिए कौन सा? तो सिंकोना के पेड़ के छाल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका टेक्सोंग का जो उपयोग किया जाता है वह कैंसर के दवा बनाने में किया जाता है। तो इसका 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पूछ रहा हमसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो हम अगर भारतीय संविधान की धारा 21 से बात करें तो भारतीय संविधान की धारा 21 जो है वह है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। किससे है? तो संविधान का धारा 21 जो है वह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 35। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो मैं दोस्तों बता दूं कि 1968 में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था जो 1968 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मतलब किन खनिजों का सर्वाधिक प्रयोग करने के बाद उद्योगों में औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन आया, उद्योगों का जननी माना जाता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जिस खनिज के बारे में कह रहा है वह खनिज है हमारा लोहा। ठीक है, लोहा है ना, इसका प्रयोग करने से उद्योग में विशेष परिवर्तन आया और उद्योगों का सर्वाधिक विकास लोहा जैसे खनिजों का प्रयोग करने से हुआ। नेक्स्ट है हमारा लौह निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क के अगर बारे में हम बात करें तो इसमें जो लौह अयस्क का जो प्रकार है वह है हेमाटाइट। ठीक है, जो सर्वाधिक उच्च कोटि का है। बाकी बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है यह कोयला का प्रकार है। किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है। ठीक है, बाकी अगर लौह अयस्क के बारे में बात करें तो लौह अयस्क टोटल 4 है जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वह सर्वाधिक उच्च कोटि के लौह अयस्क माने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वह है आपका झारखंड। झारखंड में है ना सर्वाधिक उच्च कोटि का लौह अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 से हमारा भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में अगर हम खनिजों की बात करें तो भारत में लगभग 100 प्रकार से अधिक के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज कहने का अर्थ क्या है ना? तो यह मैग्नीज है। मैग्नीज जो है जो लौह युक्त खनिज है। खनिज को 2 भागों में बांटा गया, लौह युक्त और अलौह युक्त। तो जिसमें लोहा का अंश मिला हो वह लौह युक्त और जिसमें लोहा का अंश नहीं मिला हो वह अलौह युक्त हो जाएगा। तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा इनमें कौन अधात्विक खनिजों का उदाहरण है? तो खनिजों को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, धात्विक और अधात्विक। तो हम अधात्विक खनिज के बारे में बात करें तो इसमें अधात्विक खनिज जो है वह है आपका अभ्रक। अभ्रक जो है वह क्या है? आपका अधात्विक खनिज है। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए यह वीडियो, कितना महत्वपूर्ण था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने तमाम उन दोस्तों को जोड़ें जो अभी 8 जोन में नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आपका इसी 8 जोन से कल्याण हो सकता है। तो मैं आखिरी बार आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं
कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मैं फिर से आपको ये नोटिफिकेशन दे दूं, मैं फिर से आपको ये जानकारी दे दूं कि रात में 8 बजे इंटरमीडिएट का क्वेश्चन मिल जाएगा और दिन में 10 बजे आपको क्लास 10th का तमाम सब्जेक्ट का प्रतिदिन कुछ न कुछ मिलेगा। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।